तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको जेई मेन में रिपीट कर सकता है या ये नीट में भी रिपीट हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो एक स्लाइट इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो अभी आपको मैं दूर कर दूंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक लाइट बैलेंस मतलब बैलेंस का मतलब तराजू होता है ना, तराजू। तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन है जिसके हुक से, उसमें एक हुक लगा होता है, हुक से आपको एक दूसरा बैलेंस को हैंग किया गया है और फाइनली उसमें एक ब्लॉक लटकाया गया जिसका मास है mkg। ठीक है, फिर कहता है कि आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो उसके स्केल रीडिंग से रिलेटेड है करेक्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों स्केल mkg रीड करेंगे। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एक स्केल mkg करेगा और दूसरा 0। फिर लिखा हुआ है कि द रीडिंग ऑफ टू स्केल्स विल बी एनीथिंग बिटवीन सम ऑफ द रीडिंग विल बी mkg, मतलब दोनों के रीडिंग का सम m के बराबर आएगा। फिर लिखा हुआ है m/2। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देखो, पहले उस कॉन्सेप्ट को देखो कि कैसे रीडिंग कैसे आती है। जैसे देखो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है कि ये आपका एक सपोर्ट है, फिर ऐसा एक बॉक्स बना होता है और बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है और इस स्प्रिंग से फाइनली एक ऐसे हुक लगा होता है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर समझो। और इस हुक में यहाँ पे आपका एक मास को हैंग किया जाता है। अब देखो जैसे ही मास को हैंग करोगे और यहाँ पे पॉइंटर लगा रहता है, ठीक है, और इसके आगे जो है मार्किंग की जाती है। इस तरीके से ये स्प्रिंग बैलेंस आपका मेजर करता है। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग होती है, आपने ये देखा भी होगा। ये पॉइंटर जिसके सामने रुकेगा वहां से आपको रीडिंग मिल जाएगी। अब देखो ये रीडिंग कैसे आती है। जैसे ये मास आप हैंग करोगे इस हुक में लगा के तो ये नीचे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग का जो पॉइंटर है वो डाउन आएगा और कहीं ना कहीं सामने जाके रुकेगा। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग आपका एक्सटेंड होता है। जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो इस ब्लॉक के लिए अगर लिखें तो नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स FSP। क्लियर? और ये तब तक नीचे जाएगा जब तक ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस ना कर ले और फाइनली ये आपका रेस्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो एडजस्टमेंट इस तरीके से किया जाता है ताकि वो FSP के हिसाब से यहाँ पे पॉइंटर मूव करे। और जो रीडिंग पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, रीडिंग जो आती है, रीडिंग पॉइंट, वो कैसे निकालते हैं। तो रीडिंग पॉइंट के लिए जो वहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है वो FSP/G, जितना भी स्प्रिंग फोर्स होगा उसको G से डिवाइड करेंगे। इस तरीके का यहाँ एडजस्टमेंट किया जाता है, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो FSP अगर इक्विलिब्रियम में है तो FSP किसके बराबर है बच्चों, mg के बराबर है। तो यहाँ पे FSP की जगह अगर mg लिख देंगे तो mg/G, तो ये कैंसिल होके आ गया m, यानी कि रीडिंग जो आ गई वो उस ब्लॉक की आ गई। तो ये अपना रीडिंग बता दिया कितना, m। तो कुल मिला के आप यहाँ यही समझो कि स्प्रिंग फोर्स जितना जनरेट होगा उसको G से डिवाइड कर दोगे तो रीडिंग निकल के आ जाएगी। और स्प्रिंग फोर्स यहाँ mg के बराबर है, G से डिवाइड करोगे तो रीडिंग के बराबर आएगी। ये एक बैलेंस का काम हुआ। ठीक है, अब यहाँ जरा सोचो, मैं तुमसे अगर पूछूं कि आप ये बताओ कि ये जो बॉक्स का ऊपर वाला सिरा जो बंधा हुआ है ये भी कोई रस्सी से बंधा होगा, इसमें कितना टेंशन होगा। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि देखो अगर आप इस पूरे को सिस्टम मानते हो, इस पे लगा नीचे mg, ऊपर लगा FSP, ठीक है, ऊपर लगा FSP, तो ब्लॉक पे FSP किसने लगाया, इस स्प्रिंग ने। तो इस स्प्रिंग पे भी FSP लग रहा होगा। ध्यान से देखो, ब्लॉक पे लगा mg और ब्लॉक नीचे जाना चाहा तो स्प्रिंग ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या लगा के, FSP लगा के। तो जवाब में अगर सिर्फ हम लोग इस पूरे स्प्रिंग का अगर डायग्राम बनावें, सिर्फ स्प्रिंग का छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसके हुक पे भी नीचे फोर्स लगेगा FSP। ये FSP कौन लगाएगा, ये लगाएगा ये ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा तो इसका रिएक्शन इस स्प्रिंग पे नीचे आएगा। अब इस स्प्रिंग पे नीचे FSP लगेगा तो ये पूरा डब्बा नीचे जाना चाहेगा, जिसकी वजह से
यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट देके तुम रोके हुए हो तो निश्चित तौर पे यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, और वो टेंशन भी किसके बराबर होगा, FSP के बराबर। तब जाके ये बॉक्स भी आपका रेस्ट में। आ रही है बात समझ में? ये पूरा इसके पीछे का रीजन है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। ब्लॉक पे नीचे mg, स्प्रिंग ने ऊपर खींचा तो ये स्प्रिंग को जवाब में नीचे खींचेगा, ये पूरा डब्बा नीचे जाना चाहेगा तो ऑटोमेटिकली टेंशन लगेगा, वो टेंशन भी किसके बराबर होगा, FSP। और ये टेंशन इस पे लगेगा ऊपर FSP, तो फिर ये अपने से ऊपर वाले दीवार को भी खींचेगा। तो इस तरीके से एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें क्या कर रहा है सो समझो। उसमें कह रहा है कि पहले एक स्प्रिंग बैलेंस है ये वाला, ठीक, इसके हुक में, हुक से आपने फिर एक दूसरा बैलेंस बांध दिया, ये देखो, और तब यहां पे आपने एक ब्लॉक लटका दिया। आ रही है बात समझ में? मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। अब देखो यहां दो दो बैलेंस हैं और यहां पे M हैंग कर दिया। तो पूछता है, तो आपको पूछ रहा है कि इन दोनों की रीडिंग क्या होगी। अकेले में तो रीडिंग M के बराबर होती। अब यहाँ पे अगर दो दो ब्लॉक, दो दो बैलेंस लगा हुआ है इस तरीके से और लास्ट में ये ब्लॉक है, तो इनकी रीडिंग क्या होगी। तो सीधी सी बात है, इसमें जितना स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा उसको G से डिवाइड करोगे, और इसमें भी जितना स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा उसको भी G से डिवाइड करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक से। तो सबसे पहले ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पे तो नीचे अभी भी mg लग रहा होगा, तो ब्लॉक पे नीचे mg, तो उसके ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स FSP। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर होगा, है ना। यहां का स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर होगा, तो इसका मतलब है इसका रीडिंग तो m के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके हुक पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप खुद सोचो कि यहां पे अगर इस ब्लॉक को FSP से ऊपर खींचा इसने, तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। नंबर 2 का अगर डायग्राम बनावें बच्चों, नंबर 2 का अगर डायग्राम बनावें, या ध्यान देना, नंबर 2 का अगर डायग्राम बनावें तो नंबर 2 का डायग्राम ये हो गया। नीचे इस पे FSP लगा, तो बच्चे इस पे FSP लगेगा तो ये नीचे जाना चाहेगा, तो ये अपने से ऊपर वाले स्प्रिंग को भी खींचेगा। कितना से खींचेगा? तो अगर ये रुका हुआ है, ऐसे तो सब रेस्ट में है, रुका हुआ है, इसका मतलब ये FSP नीचे जाना चाह रहा है, तो ये अपने से ऊपर वाले को भी FSP से ही खींचेगा, जिसके जवाब में उसने इसके ऊपर लगा दिया FSP। देखते जाओ। अब फिर ये नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। और नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे देखो, नंबर 1 पे तो उसके हुक को भी इसने नीचे खींचा कितना से, FSP से, और ये सारा FSP किसके बराबर है, mg। FSP मतलब स्प्रिंग फोर्स, और फाइनली ये ऊपर दीवार से बंधा हुआ है। तो कहने का मतलब है दो नहीं, तुम यहां 50 बैलेंस लगा दो, सबका रीडिंग mm ही आएगा, हाफ हाफ नहीं होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो फिर से एक बार ध्यान से सुनना, इस पे नीचे लगा mg, जवाब इसको ऊपर दिया गया है स्प्रिंग के रूप में, देखो, और ये स्प्रिंग फोर्स इसमें जो जनरेट हुआ उसके हिसाब से ये m रीडिंग दे दिया। लेकिन अब ये ब्लॉक भी तो नीचे जाना चाहता है, तो ये नीचे, इसको रोकने के लिए ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा इसके स्प्रिंग के द्वारा, और वो भी कितना लगेगा, FSP। तो FSP यही आपका एक्सचेंज होता हुआ, जैसे रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, वैसे ही सब स्प्रिंग में सेम आपका स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता रहेगा, तो सबकी रीडिंग क्या आ जाएगी, सेम m आ जाएगी। इसलिए आप हाफ हाफ मत कर देना वहां पे। तो यहां पे आंसर जो आपका हो जाएगा, रीडिंग ऑफ 2 स्केल जो है, बोथ स्केल रीड्स mkg ईच, दोनों ही mkg मेजर करेगा, और ये हो जाएगा 1। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय ए रोप ऑफ मास स्मॉल m। एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, और उसको एक रस्सी से खींची जा रही है, और रस्सी का मास कितना है, स्मॉल m, और फोर्स P लगाया जा रहा है एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, ठीक है। लेकिन रोप इस बार मासलेस नहीं है, रोप में मास है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो पूछ रहा द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए मैंने डाल दिया है, ये JEE 2003 का पूछा हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 में अपने को करना क्या है वो देखो। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ये एकदम सिंपल है, आई थिंक कि आप सभी से ये सॉल्व हो गया होगा। ये हमने यहाँ ब्लॉक रख दिया, ठीक है। ब्लॉक का मास जो है आपका कैपिटल M है और इससे एक रोप लगा दी गई है, रस्सी लगा दी गई है। ये देख लो, ये रस्सी है, ये रस्सी बांध दी गई है और ये रस्सी जो है स्मॉल m इसका मास है और इस रस्सी को पुल किया जा रहा है आगे P फोर्स से। इस रस्सी को पुल किया जा रहा है P फोर्स से। तो अगर इसको आप आगे खींचोगे तो ये दोनों ही साथ साथ आगे मूव करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप इसको सिस्टम मान लो। किसको किसको सिस्टम मान लोगे? तो इस रोप को और ब्लॉक को। तो ब्लॉक और रोप को सिस्टम मान लो। ब्लॉक प्लस रोप को आपने क्या मान लिया? सिस्टम। इसको आपने सिस्टम मान लिया। तो सिस्टम मान लिया तो सीधी सी बात है, आपस में इनका लगने वाला फोर्स को फिलहाल हम लोग निगलेक्ट करेंगे। तो पूरे बॉडी पे एकमात्र फोर्स लग रहा है P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो P इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो एक साथ ही आगे मूव कर रहे होंगे। तो A इक्वल्स टू आ गया P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब आपको ये पता करना है कि ये रोप ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया। तो देखो इन दोनों को सेपरेट करो। सेपरेट करोगे तो क्या डायग्राम दिखेगा? ये ब्लॉक बन गया और ये बन गया आपका रोप। अब एक बात तो पक्की है बच्चों कि इस रस्सी को आपने P से आगे खींचा, इस रस्सी को आपने P फोर्स से आगे पुल किया। तो ये रस्सी जब आगे जाना चाहेगी तो ये ब्लॉक के ऊपर में टेंशन लगाएगी T, है कि नहीं? जब रस्सी आगे जाएगी तो ये ब्लॉक को T से खींचेगी, तो ऑटोमेटिकली ये रस्सी जो है ये इसके ऊपर भी एक रिएक्शन लगेगा। इसने ब्लॉक को खींचा T से, तो ब्लॉक ने T से इसको पीछे खींच लिया और दोनों का एक्सेलरेशन तो आपका A है, जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब अपने को यही फोर्स T निकालना है कि आखिर रोप ने कितना टेंशन लगाया। तो चाहे इसके लिए आप इक्वेशन लिख लो और चाहे कैपिटल M और चाहे इसे स्मॉल m के लिए लिख लो, बात बराबर है। दोनों में से किसी के लिए भी कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो मान लो हम लोग कैपिटल M के लिए ही लिख लेते हैं। तो इस पे इकलौता फोर्स T लग रहा है आगे की ओर, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों T इक्वल्स टू M और A की जगह हम लोग लिख देंगे P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, जो कि अपने को पूछा जा रहा है कि रोप कितना ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। तो बच्चों जिसमें कैपिटल M है, अब यहाँ भी एग्जाम में जल्दीबाजी में देखो नंबर 1 में आपको मिस्टेक करने के लिए दे दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल M है तो उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। फोर्थ आंसर आएगा इसका, ठीक है। जिससे नहीं सॉल्व हुआ है वो लिख लें इसको। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है वन एंड ऑफ मासलेस रोप। ये जो रस्सी है बच्चों ये मासलेस है, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से, यहाँ थोड़ा ना इसको मिलाना नहीं था, ये हवा में हैंग कर रहा रस्सी, यहीं तक है, मान के चलो यहीं तक है, और यहाँ सपोर्ट से बंधा हुआ है इस तरीके से। उसके बाद एक मासलेस पुली के ऊपर है और यहाँ पे एक हुक है जिससे ये बंधा हुआ है। वाइल द अदर एंड इज फ्री, मैक्सिमम टेंशन दैट रोप कैन बियर। देखो एक टर्म होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रस्सी में होती है, यानी वह टेंशन जिस पे रस्सी टूट जाए। मतलब रस्सी जो मैक्सिमम टेंशन अपने पास रखती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब इस रस्सी को जो टेंशन झेलने का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 960 न्यूटन है। विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैन ए मैन ऑफ 60 kg क्लाइम ऑन द रोप। तो इसके रोप के ऊपर कोई आदमी जो 60 kg का है वो मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से आपका उसके ऊपर क्लाइम कर सकता है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये तो आपने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। सबसे पहली बात थोड़ा डायग्राम इसका तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये आपका पुली है, ठीक है, और ये यहाँ पे रोप, और इस तरीके से आपका यहाँ हुक से ये बंधा हुआ है, ठीक। ये आपका इस तरीके से बंधा हुआ है और इसमें इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ
यानी मैक्सिमम टेंशन जो ये झेल सकता है वो है 960 न्यूटन। अब सोचो कि एक आदमी, ठीक है, मान लो यहां पे मैंने एक आदमी ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, क्लियर। अब ये आदमी इसके ऊपर क्लाइंब कैसे करेगा, तो ये आदमी जो है, देखो अब इसको और अच्छा बना देते हैं, और सुंदर बना दिया हमने, ये देखो। अब इसके ऊपर ये क्लाइंब कैसे करेगा, तो ये रस्सी को नीचे खींचेगा, जिससे कि रस्सी इसके ऊपर टेंशन किधर लगा देगी, ऊपर। तो इसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम लोग, तो देखो यहां पे एक तो इसका अपना mg लग रहा है नीचे, और रस्सी इसको ऊपर खींच रही होगी। तो रस्सी इसको कितना फोर्स से खींचेगी, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया भी है न्यूटन्स लॉ में, कि अगर रस्सी मासलेस हो तो फ्री एंड पे जो फोर्स लगाते हो वो टेंशन के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। याद करो, मैंने थ्योरी में ये बात आपको बताई है। तो आप इसने जो फोर्स नीचे लगाना है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर लग जाएगा, ठीक है। अब जिसकी वजह से इसको ऊपर की ओर एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो अब खुद देखो, अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो लिखेंगे T माइनस mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन के लॉन्ग लगने वाले फोर्स को हमने प्लस लिया, अपोजिट वाले को माइनस लिया, इक्वल टू ma। अब देखो T इक्वल्स टू यहां क्या लिख दिया हमने, mg प्लस ma। अब इस इक्वेशन में तुम देख रहे हो, जैसे जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन ज्यादा होगा, यानी A अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली टेंशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जिस समय टेंशन की वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा T मैक्स ले लेते हैं, है ना, मान लो कि जस्ट 960, यही तो T मैक्स, यही तो मैक्सिमम टेंशन है T मैक्स। तो मैक्सिमम टेंशन आपका क्या ले सकते हैं, 960। तो उस समय का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा मैक्सिमम, और वही अपने को निकालना है। तो बस अब तो बहुत आराम से आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में T के जगह आप क्या रख दो, 960। मैन जो है वो 60 kg का है, तो ये हो गया 600 प्लस 60 इंटू A। अब इसको इधर भेज दो, तो 60A इक्वल्स टू 360। अब यहां से ये 0 0 कैंसिल कर दो, तो A इक्वल टू 36/6 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वो आदमी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर एक्सेलरेट कर सकता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब ये जो है आपका जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कि इसमें कैसे अपने को कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो यहाँ पे क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल 45 डिग्री है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का। इसके mg के अलावा एक और एक्स्ट्रा फोर्स नीचे लगाया जा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, और एक फोर्स लगाना है आपको P। तो पूछ रहा है P का मिनिमम वैल्यू ऑफ P किसके लिए, सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, जिससे कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव ना करे। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, बहुत सिंपल है, देखते हैं, सोचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में करना क्या है अपने को, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये आपका रहा फोर्स, इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये एंगल आपका है थीटा, ठीक है। इस पे एक नॉर्मल दिखा दो ऐसे, दूसरा mg दिखा दो नीचे। आप जानते हो कि अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट आपका इस तरफ टूटेगा, mg cos थीटा, ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट है mg का वो नीचे टूटेगा, mg sin थीटा। और बच्चों वो 3 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक, और ऊपर लगा रहे हो तुम फोर्स P। कहोगे फ्रिक्शन किधर लगेगा। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है,
मूव नहीं कर रहा है तो इतना तो पक्का है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ऊपर लगने वाला फोर्स कुछ देर के लिए काम करते हैं, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं एक सिंपल एग्जांपल, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो कि mg sin थीटा की वैल्यू है 20 और नीचे ये लग रहा है 3 न्यूटन। ऐसे ही बस एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं। नीचे ये 20 है, mg 20 किसका रोल प्ले कर रहा है? mg sin थीटा का। 3 न्यूटन इसका रोल प्ले कर रहा है, ठीक। और यहां पे जो Fs मैक्स फ्रिक्शन लग सकता है बच्चों, वो जो फ्रिक्शन लग सकता है वो लग सकता है मान लो 15 न्यूटन। अंदाजन लगा लिया हमने कि फ्रिक्शन 15 न्यूटन लग सकता है। तो अब एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन फोर्स अगर आप इधर P नहीं लगाओगे तो ये ब्लॉक किधर नीचे आना चाहेगा? तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की ओर, है ना, Fs मैक्स। और वो कितना लगेगा? 15 न्यूटन। तो क्या ये 15 न्यूटन 20 प्लस 3 को बैलेंस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीचे 23 ऊपर 15। तो इसके सपोर्ट में आपको आना पड़ेगा। तो आप लगा दो P और 15 प्लस P इक्वल्स टू 23 होगा। तो यहां पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। अगर 8 और प्लस 15 देखो आपका कितना हो जाएगा? 23। तो 23 बैलेंस। लेकिन एक बात सुनो, ये P की सबसे कम वैल्यू है। अगर कोई आदमी, अब यहीं से तुमको सीखना एक नई चीज, अगर तुम इस P को 8 के जगह 9 लगाओगे, यानी P को बढ़ाना शुरू कर दोगे, तो फ्रिक्शन घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम आना चाहिए 23। आ रही है बात समझ में? क्योंकि फ्रिक्शन तो आपका डिमांड और सप्लाई वाली बात है, जितना फ्रिक्शन का डिमांड होगा उतना ही सप्लाई होगा। मान लो कि तुमने यहां पे 18 न्यूटन फोर्स लगा दिया और नीचे लग रहा है 23, तो फ्रिक्शन को फिर Fs मैक्स के बजाय ये सिर्फ नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 5, ताकि 18 5 क्या हो गया? 23। समझे? तो जैसे जैसे P को बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा लगा दो कि फ्रिक्शन अपना ऊपर की तरफ के बजाय नीचे की तरफ लगने लगे, है ना। ऐसा भी कुछ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर तुम P की वैल्यू लगा दो मान लेते हैं 30, तो ऊपर देखो 30 लग रहा, नीचे 23, तो नेट ऊपर जाने की टेंडेंसी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन लग जाएगा नीचे 7। यानी यहां फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। आई बात समझ में? यानी फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, फ्रिक्शन नीचे भी लग सकता है, फ्रिक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, तो आपको P की वह मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है जिसके लिए वो मूव ना करे। तो P कम से कम कब लगेगा? जब फ्रिक्शन पूरा अपना दम लगाए रहेगा। तो मान लो फ्रिक्शन पूरा दम लगा दिया 15, तो तुम 8 भी लगा दोगे तो भी रुक जाएगा। तो P की अगर कम से कम वैल्यू जिस समय बोलेगा उस समय फ्रिक्शन को मैक्सिमम लगाना है। अब आई बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों यहां पे Fs मैक्स आप लगा दो ऊपर की ओर, तब जाके P का वो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है? तो P मिनिमम प्लस Fs मैक्स इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस 3 न्यूटन। 3 न्यूटन अलग से लग रहा है, इसको मत लिखना, ये मैं आपको समझने के लिए सिर्फ बताया था कि क्या क्या रहा है। ठीक है ना? इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप अब यहां वापस समझो कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखो यहां पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो P मिनिमम इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? 10 kg, एंगल दिया हुआ है 45, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। तो 10 kg का ब्लॉक है, 10 sin थीटा हो गया 1/√2, 45 का मतलब प्लस 3, और Fs मैक्स इधर हो जाएगा माइनस Fs मैक्स, तो माइनस म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा के, क्योंकि इधर नॉर्मल को किसने बैलेंस किया हुआ है? mg cos थीटा ने, है ना। तो अब यहां पे देखो कैसे क्या करेंगे। फिर ये 10 इंटू 10 आपका ये हो गया 100, तो 100/√2 प्लस 3, और यहां पे म्यू की जगह आप लिख दो 0.6, और नॉर्मल की जगह mg cos थीटा, तो m की जगह 10 इंटू 1/√2। क्लियर है?
तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना निकल के आएगा वो देखते हैं। तो बच्चों ये आपका 100/√2 को आप लिख सकते हो 50/√2, तो दिस इज 50/√2 और +3 और ये हो गया -0.6 और ये भी 100/√2 को 50√2 लिख दो 50√2। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। √2 होता है 1.4, तो 1.4 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 1.4, ये हो जाएगा 70। ओके, ये हो जाएगा आपका 70 + 3 और इधर हो जाएगा आपका 0.06 × 70, ये भी 70, तो ये 73 और ये हो जाएगा 42, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31 न्यूटन। हालांकि हमने कई सारा अप्रॉक्सीमेशन लिया है, तो उसके हिसाब से आप चॉइस में देख लो, तो 31 के करीब कौन है 32, तो आंसर करेंगे बच्चों कौन सा हम लोग 32, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो जैसे कि अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन रखोगे सबका जी का वैल्यू सब, तब आपको एग्जैक्ट वो 32 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सोचना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 न्यूटन तो कम से कम लगाओगे, इससे ज़्यादा लगाओगे तो फिर ये घटने लगेगा, बहुत ज़्यादा लगाओगे तो हो सकता है ये अकेले इन दोनों को संभाल ले तो उसके इसमें ये 0 लगेगा, और ज़्यादा लगाओगे तो ये फिर बैक साइड में लगने लगेगा। आ रही है बात समझ में? चलो तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब जो देखो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तुमको मैंने बताया उसका यहाँ तुमको फ़ायदा मिल जाएगा। हालांकि इसका डायग्राम जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डायग्राम देख के आपको ये लगेगा कि ये दोनों फोर्स एक साथ लगाए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अभी कंडीशन मैंने आपको बताया था वैसा कुछ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ब्लॉक केप्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, इट रिमेन्स रेस्ट अप टू मैक्सिमम 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड and the maximum external force of the inclined plane that does not move is 10 न्यूटन। देखो एक बार ही इसको 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया अकेले, उसमें 10 नहीं लग रहा था, और दूसरी बार 10 लगाया गया ऊपर, और दोनों ही केस में इसको मूव नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे सोचेंगे। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जैसे देखो क्या रहा होगा, मान लो ये ब्लॉक रखा होगा यहाँ पे, ये एंगल आपका थीटा है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे। हमेशा की तरह आप इसका अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये इधर टूट जाएगा आपका mg cos थीटा, और इस तरफ टूट जाएगा बच्चों mg sin थीटा। ठीक, ओके। दूसरी बात ये है कि 2 न्यूटन का फोर्स भी नीचे ही लगाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली तब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, और ये फ्रिक्शन जो है ये इसको गिरने से बचा रहा है ना, ये इसको गिरने से बचा रहा है। और ये जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है F1, ये F1 का कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो यहां पे अगर ये नहीं लगता, अगर ये 2 न्यूटन नहीं लगता, तो इसका मतलब है जरूर mg sin थीटा को संभालने के लिए फ्रिक्शन को मैक्सिमम लगने की जरूरत नहीं होती। देखो Fs मैक्स तो तब लगता है ना जब उसकी जरूरत होती है। फ्रिक्शन में तुमने पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब लगती है जब उसकी जरूरत महसूस होती है। तो मान लो एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल के लिए, कि अगर Fs मैक्स आपका इतना हो सकता है जितना mg sin थीटा की जरूरत ही नहीं है। मान लो एक डेटा दे देंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। मान लेते हैं mg sin थीटा 20 न्यूटन है, ठीक है, और Fs मैक्स की वैल्यू है 22, तो और ये तुम्हारा फोर्स अभी नहीं लग रहा है, तो नीचे 20, तो ऊपर कितना लगेगा, तो ऊपर Fs मैक्स 22 थोड़ी लगने लगेगा। Fs मैक्स तो तब लगेगा जब उसकी जरूरत होगी, तो नीचे 20 तो ऊपर भी 20, क्योंकि ये तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। लेकिन अगर तुम इस 20 के अलावा अपने तरफ से भी फोर्स बढ़ाने लगो, तब वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है 22, उदाहरण के लिए, जरूरी नहीं है कि यही न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये ज्यादा से ज्यादा 22 हो सकता है। तो तुम भी नीचे इधर एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाओगे ज्यादा से ज्यादा 2,
ताकि 2 + 20 क्या हो जाए, 22 के बराबर। इससे ज़्यादा अगर नीचे लगाओगे तब ये मूव कर जाएगा, क्योंकि एफ एस मैक्स इसको रोक नहीं पाएगा। अब समझ में आई बात? चलो अब ये 20-22 वाली बात हटा देते हैं, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, बहुत सिंपल है। 2 न्यूटन नीचे, mg sin थीटा नीचे, ऊपर लगा देंगे एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि इधर mg के अलावा जो लग रहा है वो इस फ्रिक्शन फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ पे ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब है 2 + mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। तो म्यू इंटू mg cos थीटा। तो यहाँ से देखो 2 बराबर, इसको उधर भेज दो, तो उधर आप इसको उधर भेज दोगे और mg कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका एक इक्वेशन आया। क्लियर फर्स्ट में। अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है, इसको भी आपको समझना होगा। सेम सब कुछ वही है। इस बार जो है, इस बार आपका फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। आपका फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, और यहां पे यानी ये आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, और नीचे में आप लगा रहे हो mg। तो mg का एक कंपोनेंट इधर लग गया आपका mg sin थीटा, इधर लग गया आपका नॉर्मल, और इधर लग गया आपका mg cos थीटा, किसका, mg का एक कंपोनेंट। अब जरा गौर करना, ऊपर की तरफ भी जो फोर्स लग रहा है वो मिनिमम नहीं है। जैसा कि पिछले केस में तो मिनिमम की बात हुई थी, यहां मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली तब बताओ, तब फ्रिक्शन इसके हेल्प में रहेगा या अपोजिट में आएगा। तो इसके ज्यादा से ज्यादा, कम से कम अगर इसका बोलता तब हम फिर एफ एस मैक्स को ऊपर लगाते, लेकिन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन जो लेंगे हम लोग किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एफ एस मैक्स किधर लेंगे, डाउनवर्ड, तब जाके इसका भी वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम आएगा। क्लियर है। और तब भी आपका ये जस्ट मूव करने की स्थिति में आएगा। तो जस्ट मूव करने की स्थिति में आएगा तो आप लिख दोगे एफ एस मैक्स नहीं, सीधा हम लोग लिख देंगे एफ, यही एफ मैक्स जो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू तो आप लिख सकते हो ना cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन इस बार क्या हो गया, सेम। इस केस में जैसे यहाँ अपोजिट था, यहाँ इन दोनों का सेम था, फ्रिक्शन उधर था, इस केस में ये फोर्स आपका ऊपर है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। और ये दिया हुआ है 10 न्यूटन, ये बच्चों दिया हुआ है 10 न्यूटन। फिर mg कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्लियर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको म्यू निकालना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो 2/1 कर देते हैं। तो पहले इतना आप राइट डाउन करो जल्दी से। कर लिया आपने। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2/1 कर देते हैं, 2/1। तो 2/1 करेंगे बच्चों, तो 10/2 इधर हो जाएगा, और mg तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई म्यू कॉस थीटा, है ना, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। तो यहां से अब देखो कुछ वैल्यू दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो पुट करेंगे अभी हम लोग। तो इसको आप आराम से, इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 म्यू इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 माइनस 5 साइन थीटा, 5 साइन 30 कितना होता है, 1/2। क्लियर है ना। ये 5 कहाँ से आया, तो ये 5 से इन लोगों को मल्टीप्लाई किया गया है, और इधर साइन 30 1/2, इधर म्यू, और ये कॉस थीटा √3/2। क्लियर। चलो अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2 2 2 2, इन सब को कैंसिल कर लेते हैं।
तो ये 5 μ√3, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, μ√3 को कॉमन ले लोगे तो 5 - 1, और इधर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा आपका, तो यहाँ 1 बच रहा है ना, 1 और ये 5, तो ये हो जाएगा 6। ओके, तो μ√3 × 4 = 6, सो μ = 6/4√3। अब 4√3 को लिख सकते हैं 3/2√3, और √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो √3/2। तो बच्चों म्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी √3/2। क्लियर? तो ये देखो अपना ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है √3/2, तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये भी जेईई मेन 2018 में पूछा हुआ है, लेकिन इसके जो भी ऑप्शंस दिए गए थे क्वेश्चन में, उसमें से कोई भी करेक्ट नहीं था। जो अपना आंसर आएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं आएगा। हाँ, ये कहो कि इसमें से एक के थोड़ा नज़दीक आएगा, तो आप ऐसे केस में आप चाहें तो एग्ज़ाम में उस चॉइस को आप टिक आउट कर सकते हैं जो उससे बहुत क्लोज हो। क्लियर है? लेकिन एब्सोल्युटली इसका कोई भी आंसर यहाँ निकालना संभव नहीं है, जो कि डेटा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर में एक मास m2 है, और उसके ऊपर एक अननोन मास स्मॉल m है। ये m2 है और ये स्मॉल m रखा हुआ है उसके ऊपर में, जो कि अननोन है। ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये अननोन है, ये अपने को पता नहीं है। ठीक है? और दूसरा, इस स्ट्रिंग से यहाँ पे एक दूसरा मास m1 हैंग करवाया गया। क्लियर है? तो आपको देखो m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दी गई है, साथ ही साथ आपको और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट भी दिया हुआ है म्यू, जो कि 0.15 है। आपको पूछा जा रहा है कि इस स्मॉल m का कम से कम वैल्यू बताओ, ताकि पूरा सिस्टम जो है वो मोशन में ना जाए, है ना, टू स्टॉप। देखो अगर ये m नहीं होगा, ठीक है, तो ये टेंशन इसको m2 को इधर खींच सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अपोजिट लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो उस टेंशन को बैलेंस ना कर पाए। तो कहोगे इसके रखने से क्या होगा? अरे भाई, इसके रखने से आपका टोटल मास बढ़ेगा, तो नॉर्मल फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो एफएस मैक्स की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हो सकता है वो टेंशन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 1-2 एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत टफ तो है नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे कैसे हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एक आपका ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक अपने को रखना है। ये आपका स्ट्रिंग है, यहाँ पे से एक दूसरा मास हैंग कर रहा है नीचे में, दैट इज m1। क्लियर? और ये आपका टेबल का सरफेस है जो कि रफ है। अब देखो हो क्या रहा है, इतना तो लिखा हुआ है कि ये पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपने को मूव नहीं करने देना है ना। तो देखो यहाँ पे ये m है और ये m2 है। अगर ये दोनों मिलके रेस्ट में है तो इसको एक सिस्टम मान लो। क्या कर लोगे? सिस्टम। तो सिस्टम मान लोगे तो सीधा देखो, मैं इसके लिए अलग से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। अगर ये दोनों ब्लॉक को एक कंबाइंड ब्लॉक मान लेंगे तो सीधी सी बात है, एक फोर्स लग रहा होगा m + m2 × g। क्लियर है? और दूसरा ये सरफेस, इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर। कहोगे इन दोनों के आपस में लगने वाला नॉर्मल, तो वो तो दोनों को सिस्टम मानते के साथ वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर लगाएगा, वो नीचे लगाएगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो ये सरफेस वाला नॉर्मल है ये आपका बचा रहेगा। क्लियर? अब इस पे आगे लग रहा है बच्चों एक टेंशन T, क्योंकि टेंशन फोर्स आपका फिक्स पॉइंट से अवे लगता है, तो टेंशन इधर लग गया फिक्स पॉइंट से अवे, और पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एफएस मैक्स। क्लियर? अब देखो इस ब्लॉक के लिए देखो, ये ऊपर लग रहा है T, इसके ऊपर T लग रहा होगा, नीचे आपका क्या लग रहा होगा, m1g। तो ये भी आपका रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले m1 के लिए ही काम कर लेते हैं।
तो फॉर m1, तो m1 के लिए अगर काम करोगे बच्चों तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1g, और m1 की वैल्यू दी गई है आपका, m1 दिया हुआ है आपका 5 kg, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका 50। ओके, एंड फॉर स्मॉल m प्लस m2, इसके लिए तो देखो इसके लिए हॉरिजॉन्टल जो है आपका fs मैक्स, ठीक है, fs मैक्स जो होना चाहिए, जो इस सरफेस पे लग सकता है, वो टेंशन के से या तो बड़ा हो तो कोई बात नहीं है, बड़ा होगा तो, हालांकि बड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि इधर चलने लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगने लगता है, फ्रिक्शन जो लगता है उस पर वो उतना ही लगता है जितना उधर डिमांड है। तो जो भी हो fs मैक्स की वैल्यू t से बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए, कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए। तो चूंकि मिनिमम की बात की जा रही है तो कम से कम हम लोग कौन सा साइन ले लेंगे, बराबर वाला, इसलिए हम लोग सीधा मिनिमम की बात चल रही है तो हम लोग यहाँ पे इस साइन के बजाय सीधा इक्वल कर लेते हैं। फिर fs मैक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू टी, और नॉर्मल जो है, नॉर्मल किसके इक्वल है बच्चों, तो नॉर्मल है स्मॉल m प्लस m2g के बराबर। तो यहाँ म्यू की जगह 0.15 इंटू m, और m2 कितना दिया हुआ है, तो m2 दिया हुआ है आपका 10 kg, तो ये हो गया आपका 10, इंटू जी के जगह आप क्या रख दोगे 10 इज इक्वल टू टेंशन, तो टेंशन कितना आ रहा है आपका 50। तो देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच्चों आ जाएगा m प्लस 10, है ना, m प्लस 10, और 10 से 1.5 हो जाएगा ये, 1.5, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.15 को, तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 10 इक्वल्स टू 50 अपॉन 1.5। क्लियर। अब यहाँ पे m इक्वल्स टू हो जाएगा, इस पॉइंट को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 15, और 10 इधर से गया तो ये 10 हो जाएगा माइनस। अब इससे इसको आप इससे आप इसको सॉल्व करो, तो 15 को 3 टाइम्स में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45, फिर 5 ही आएगा, फिर 3 टाइम्स में, मतलब ये 33.34 होगा, माइनस 10, तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका 23.34 kg, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं है। तो इसका 23.34 kg आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। तो आप जरा ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक रॉकेट को फायर किया गया वर्टिकली, ठीक है, कहां से, अर्थ से। रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो है 2g। देखो रॉकेट 2 यानी 2 इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 2 गुने से ऊपर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, वेयर g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड द रॉकेट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट। उस रॉकेट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा, और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो कह रहा है द मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइंड प्लेन सरफेस सच दैट मास डज नॉट मूव। देखो कितना उलझा के ये पूछा हुआ है, जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आपको अगर डायग्राम क्लियर हो जाए कि कैसे क्या हो रहा है। पहली बात कि वो जो आपका रॉकेट है उसके अंदर इंक्लाइन प्लेन है। तो मान लो ये रॉकेट का हमने एक बीच वाला पोर्शन बना लिया, ये रॉकेट है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी रॉकेट होगा, नीचे भी होगा, बीच वाला पोर्शन हमने बना लिया। अब ये जो बीच वाला पोर्शन बना लिया, अब इसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे,
ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया, इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है थीटा, और ये रॉकेट ऊपर फ्लाई कर रहा है a0 इक्वल्स टू 2g एक्सेलरेशन से। अब तुमको इस इंक्लाइन पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसका मास m है। अब देखो, सबसे पहली बात, तुम अपने आप को ऑब्जर्वर मान लो, ठीक है, और ऑब्जर्वर को बिठा दो इस रॉकेट के अंदर। तो सबसे पहली बात कि रॉकेट के अंदर जो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ये भी a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अपने को पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ब्लॉक या कोई ऑब्जर्वर किसी मूविंग व्हीकल के ऊपर होता है तो उस व्हीकल की वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन सब उसके पास आ जाती है। तो ये आदमी यहाँ जाके बैठ गया तो इसको भी ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब ये पूरा सिस्टम अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और आपको पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप क्या लगाओगे, स्यूडो फोर्स, बाकी रियल फोर्स के अलावे। जब स्यूडो फोर्स की बात चलती है बच्चों, तो स्यूडो फोर्स लगाते समय अपने को ध्यान रखना होता है कि रियल फोर्सेस तो दिखाने ही दिखाने हैं, प्लस एडिशन में स्यूडो फोर्स लगाते हैं। अब स्यूडो फोर्स लगाते कैसे हैं, तो स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, तो बहुत सिंपल है। एक इस पे लगा दोगे mg, किधर, नीचे की ओर, जो इसका एक्चुअल mg है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक नॉर्मल, ये रियल फोर्स में लगा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावे स्यूडो फोर्स कैसे लगाओगे, तो स्यूडो फोर्स के लिए आपको बताया गया है कि स्यूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे। तो बच्चों स्यूडो फोर्स लग रहा होगा नीचे। चलो स्यूडो फोर्स को हम लोग Fp बोल देते हैं, क्लियर है। अब इस Fp का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बच्चों उसमें आपको बताया गया कि स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मास ऑफ द बॉडी का आपको मास लेना है, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जो कि 2g यानी रॉकेट के एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहां पे लिख दोगे 2g, तो स्यूडो फोर्स हो गया 2mg, क्लियर। अब खुद सोच के देखो कि नीचे एक तरीके से एक mg लगा और एक स्यूडो फोर्स 2mg, तो टोटल 3mg मान लो, सीधा सीधा 3mg मान लो, है ना, तो आसान काम हो जाएगा। मैं यहां थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, इधर हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, और नीचे हो गया आपका 3mg। ये सब किसके लिए है, फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द एलिवेटर। यहां लगा दो, एक सेकेंड, 3mg, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, तो बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो 3mg का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट टूटेगा आपका यहाँ पे ऐसे, तो जो टूटेगा यहाँ पे ये हो जाएगा 3mg cos थीटा, और एक इधर टूट जाएगा 3mg sin थीटा। अब ये 3mg sin थीटा इसको नीचे लाना चाहेगा, तो इसके अपोज में क्या लग जाएगा बच्चों, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स, ये लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब ये ऑब्जर्वर जो रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है उसे ये ब्लॉक रेस्ट में दिखना चाहिए, तो रेस्ट में दिखना चाहिए, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल को कौन बैलेंस कर लेगा, 3mg cos थीटा, है ना। कहोगे क्यों रेस्ट में दिखना चाहिए, अरे रेस्ट में दिखेगा ही, जब आप बस में बैठते हो तो बस की वेलोसिटी, बस का एक्सेलरेशन तुम्हारे पास होता है, बगल वाले पैसेंजर को भी वही वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन है, तो तुम्हें देखने में बगल वाला रेस्ट में नज़र आता है कि नहीं आता है। ठीक इसी तरीके से ये यहाँ बैठा हुआ है और लिखा हुआ है कि इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका रेस्ट में होगा इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि ये भी आपका ऊपर जा रहा होगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसको तो ये रेस्ट में ही दिखेगा, है ना। समझ में आ रही है बात। ग्राउंड से देखेंगे तब ये दोनों मूव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द रॉकेट की बात कर दें तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द रॉकेट, ठीक है। तो उसके लिए तो ये ब्लॉक रेस्ट में ही है। तो अब देखो सबसे पहली बात है, नॉर्मल को किसने बैलेंस किया, 3mg cos थीटा ने, तो n बराबर लिख दोगे 3mg cos थीटा। ये एक इक्वेशन आ गया। जहां तक रही बात फ्रिक्शन की, इसको इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
ठीक है ना। तो इसमें 3 mg साइन थीटा को किसने बैलेंस किया, एफ ने, along incline एफ, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3 mg साइन थीटा। और जहां फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जगह हम लोग म्यू इंटू नॉर्मल लिख देंगे, है ना, क्योंकि अपने को म्यू पूछ रहा है और एफ एस मैक्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन की जगह हम लोग यहां लिख देंगे म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू 3 mg साइन थीटा। अब यहां से बच्चों नॉर्मल की जगह आप लिख दो 3 mg कॉस थीटा, 3 mg कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 mg साइन थीटा। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये 3 mg कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। सो म्यू इक्वल्स टू, बहुत सिंपल आ गया बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो इसका मतलब ये जो म्यू होना चाहिए वो टैन थीटा के बराबर होना चाहिए, तब जाके एफ एस मैक्स जो है वो इस 3 mg साइन थीटा को बैलेंस कर पाएगा। तो यही अपने को पूछा है, देखो यहाँ पे कि उसको रेस्ट में द मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कम से कम कितना कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा म्यू रहेगा तो भी रेस्ट में रहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो एफ एस मैक्स की वैल्यू जो है अगर म्यू ज़्यादा कर दोगे तो और ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन और ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं होता है कि उतना फ्रिक्शन लगने लगेगा। जितना डिमांड होगा, डिमांड 3 mg साइन थीटा का है तो फ्रिक्शन 3 mg साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो म्यू की वैल्यू कम से कम इतनी तो हो ताकि वो 3 mg साइन थीटा को बैलेंस कर सके, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, टैन थीटा। तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, टैन थीटा। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2014 में पूछा हुआ है, इसमें आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एक तो इसमें पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, पहले तो प्रॉब्लम समझना आएगा, फिर प्रॉब्लम समझने के बाद ग्राफ का कॉन्सेप्ट है और फिर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विथ ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब देखो यहीं पे आदमी फंस जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। सुनो, वर्टिकल सेक्शन है ना, लिखा हुआ है ना वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है, पहली बात सरफेस आपका जो है वो इंक्लाइंड जैसा है, बाउल के जैसा है ना। ये जो आपका इसका जो सरफेस है ये एक बॉल के जैसा है, ऐसा है। अब इसके ये जो इसका सरफेस है, इस सरफेस पे ब्लॉक को रखा गया और पूछ रहा है कि ब्लॉक को हम कहां, अच्छा इस सरफेस का जो स्लोप होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा जो इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। यहां पी छूट गया है, इसको पी लिख लेना। ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करें, मतलब कि आखिर ये कैसा सरफेस होगा। तो देखो इक्वेशन है y इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल्स टू एक्स क्यू बाई 6, ठीक है, सॉरी एक्स क्यू बाई 6। दिस इज द इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यू बाई 6। अब बच्चों सबसे पहली बात है, यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो एक y एक्सिस ले लो, एक x एक्सिस ले लो। जो ग्राफ का शेप होगा वही उस बॉल का, वही उस सरफेस का शेप होगा। बस दिमाग में ये चीज को सेट रखो। तो x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो बच्चों y इक्वल्स टू भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे x को आप बढ़ाओगे तो y भी आपका इंक्रीज करेगा। मतलब इस क्वाड्रेंट में ग्राफ इस तरफ जाना है ना, इस तरफ। अब इस तरफ मैंने कर्व बना दिया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है। और जिस तरीके से ये इधर पॉजिटिव एक्स लेंगे, क्लियर है, और उसके बाद आपका नेगेटिव एक्स के लिए भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अब यहाँ पे जब देखें कि इसका शेप कैसा होगा,
तो देखो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग ग्राफ में इस चीज को पढ़े हैं कि स्लोप जो होता है किसी भी ग्राफ इक्वेशन का, किसी भी ग्राफ का, वो डी वाई बाई डी एक्स यानी रेट ऑफ चेंज। तो यहां पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा डी एक्स क्यूब, ठीक है, बाई 6 अपॉन डी एक्स। तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अपॉन 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, जो पार है वो आगे मल्टीप्लाई हो गया और पार में एक सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो आपका स्लोप जो निकल के आ रहा है, स्लोप, ये स्लोप निकल के आ रहा है कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो तुम देख सकते हो कि ये स्लोप जो है ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्लोप आपका क्या है? वेरिएबल। स्लोप आपका वेरिएबल है, ओके। और जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे तो स्लोप आपका इंक्रीज भी होगा। तो वेरिएबल में इंक्रीजिंग, तो बच्चों वेरिएबल में इंक्रीजिंग अपने को पता है कि ये ऐसा ग्राफ होगा। इसी स्लोप को वेरिएबल में इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। क्लियर है? तो ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसा बनेगा, और ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आप, अच्छा, स्लोप को हम लोग टैन थीटा भी बोलते हैं बच्चों। स्लोप को ही हम लोग टैन थीटा भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टैन थीटा की वैल्यू होगी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, वो एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगी। क्लियर? स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सब चीज़ तुम्हें पता है जो मैंने ग्राफ में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो मान लो अगर एक ब्लॉक को यहाँ पे तुमने रखा और ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में, ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में, तो रेस्ट में है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसके लिए स्लोप ड्रॉ करोगे। तो स्लोप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ऊपर नीचे ऐसे ड्रॉ करोगे, और ये टेंजेंट जो एंगल थीटा बनाता है, इसी एंगल के टैन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और वो टैन थीटा जो स्लोप निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आ रही है बात समझ में? मैथमेटिकली स्लोप के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, और ज्योमेट्रिकली स्लोप दिखाने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ा, ठीक है ना? तो टेंजेंट ही स्लोप होता है। तो अब समझो कि यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट में, ठीक है, यही आपको दिया हुआ है। अब कहोगे आगे कैसे सॉल्व करें? तो एक तरीके से tan थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 तो आपको पता है। अब आपको क्या सोचना है कि आप ऐसा मान के चलो कि ये ब्लॉक इस सरफेस पे नहीं बल्कि इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तब मामला एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब वो सब मैंने रब कर दिया, मिटा दिया। अब आपको मैंने क्या कहा कि आप यहाँ इसको मान के चलो कि एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है, इस तरीके से इंक्लाइन पे रखा हुआ है, और ये एंगल क्या है? थीटा। अब ये ब्लॉक आपका जब यहाँ पे इस इंक्लाइन पे रखा हुआ होगा तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तो बहुत आराम से इधर नॉर्मल दिखा दोगे, नीचे mg, और इस mg का एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा आपका mg cos थीटा। कई बार ये काम हम लोग कर चुके हैं। और इस तरफ लग जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। और पीछे क्या लग रहा होगा बच्चों? फ्रिक्शन। अब जैसा कि लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक वहाँ पे विदाउट स्लिपिंग, मतलब रेस्ट में रहना चाहिए, तो ये इसका मतलब है कि F जो है ये mg sin थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको जितना ऊपर ले जाओगे उतना फिसलने का चांस ज़्यादा होगा। तो वही पूछ रहा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ले जा सकते हैं? तो जब तक Fs मैक्स mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा वहाँ तक तो ले ही जा सकते हो। तो ये आपका जो फ्रिक्शन है ये Fs मैक्स है, तो Fs मैक्स की जगह म्यू इंटू नॉर्मल लिख सकते हो, इक्वल्स टू mg sin थीटा। और नॉर्मल जो है बच्चों, नॉर्मल यहाँ तुम देख सकते हो कि नॉर्मल को बैलेंस किया होगा किसने? mg cos थीटा ने। तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं mg cos थीटा। तो ये हो गया आपका म्यू इंटू नॉर्मल की जगह mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब यहाँ से कैंसिल कर दो कुछ, क्या कैंसिल करोगे? तो mg और mg हो गया कैंसिल। तो इस तरीके से आपका म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया? tan थीटा, है ना। अब देखो इंटरेस्टिंग हो गया मामला। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और म्यू इक्वल्स टू भी tan थीटा।
तो इन सभी को देख के हम कह सकते हैं कि म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ये रिलेशन अपने को मिल गया। लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है कि ग्राउंड से किस हाइट तक हम उसको रख सकते हैं। तो बच्चों एक बात सोचो, जब इसको आपने यहाँ रखा होगा तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ करोगे तुम, तो ये यहाँ पे जो ये ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई, तो ये y कोऑर्डिनेट हुआ होगा और ये यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट हुआ होगा, है कि नहीं। तो आपको ये हाइट पूछा जा रहा है, ये y कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो कैसे y निकालोगे। तो सबसे पहली बात है म्यू की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है म्यू की वैल्यू, 0.5। तो म्यू की जगह आप 0.5 लिख दो, तो यहाँ लिख दोगे 0.5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। सो एक्स इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू तो 1 निकल गई, तो y भी निकल जाएगा क्योंकि x और y के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो फाइनली y इक्वल्स टू, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का पावर 3 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो जो हाइट है आपकी वो कितनी निकल के आएगी, 1/6। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1/6 मीटर। ओके, चलो तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहले एग्जैक्ट टेंशन की वैल्यू पूछी गई थी और ये जेईई एडवांस में ही पूछा गया था और जेईई मेन में भी पूछा गया था कि एक्स डिस्टेंस पे आपका बताओ कि टेंशन कितना होगा। और इस बार क्या दिया गया है, इस बार आपको ग्राफ दे दिया गया है। ठीक है, तो मैं पहले दोनों क्वेश्चंस को बताता हूं जो पहले क्या आया था और फिर इस ग्राफ को भी अभी आपको डिस्कस कर दूंगा। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि ये क्वेश्चंस कितनी बार 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 रिपीट होती हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आपका एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है और उसको रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड about an axis passing through its one off end. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at distance x from the axis, then which of the following graph depicts its most closely? देखो हो क्या रहा है, एक रॉड को हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है, इस तरीके से नचाया जा रहा है। तो जब नचाया जा रहा है तो रॉड के हर एक पॉइंट पे टेंशन डेवलप होगा और पूछ रहा है कि उस टेंशन को ड्रॉ करो, उसके ग्राफ को किसके साथ, तो x के साथ, जहां x क्या है, तो जिस एंड के अबाउट नचा रहे हो वहां से x उसका डिस्टेंस है। क्लियर। तो पहले मैं आपको इसके प्रीवियसली जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में ही बता दूं और फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ये रॉड इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका रॉड दिया हुआ है यहाँ पे, और बच्चों ये इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करवाया जा रहा है, नचाया जा रहा है ना, इस तरीके से रोटेट करवा रहे हो। तो जब रोटेट करवा रहे हो तो आपको पता है, जैसा कि हम लोग सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी अगर इस तरीके से रोटेट हो रही है ना, तो उसके हर पॉइंट को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कितना टेंशन होगा या यहाँ पे कितना टेंशन होगा या यहाँ पे कितना होगा, तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो जितना फोर्स वहाँ से बाद वाले पोर्शन को आपको क्या चाहिए होता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि देख लो, एक बात समझो कि यहाँ से x डिस्टेंस की बात करो, यहाँ से x डिस्टेंस पे पता करना है कितना टेंशन है ना। तो सीधी सी बात है कि ये जो पोर्शन तुम्हारा बच गया, कौन सा, L माइनस एक्स, पूरे रॉड का लेंथ आपका L होगा, तो यहाँ से यहाँ का जो बचा हुआ लेंथ है कितना होगा, L माइनस एक्स। इस L माइनस एक्स को भी सर्कुलर पाथ में रोटेट होना पड़ रहा है, तो इसको जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ये कहाँ से लाएगा, तो ये निश्चित तौर से अपने से आगे वाले को के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर, बाहर की ओर, ताकि
जो आपका ये पोर्शन है ये इसको किधर खींच ले, अंदर, न्यूटन थर्ड लॉ से। बात समझो, जब इसको आप रोटेट करवाओगे तो ये पोर्शन किधर जाना चाहेगा, ये पोर्शन चाहेगा कि मेरे को अंदर की ओर एक फोर्स लगे। उसके लिए ये क्या करेगा, ये इस अपने से इस पॉइंट के बाद वाले को किधर खींचना चाहेगा, बाहर, ताकि वो जवाब में इसको किधर फोर्स लगा दे, अंदर की ओर। और वो अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा वो टेंशन जो है वो इसको सेंट्रीपिटल के रूप में मिल जाएगा। तो ये टेंशन जो इसके ऊपर लगेगा, ये टेंशन ही इसको क्या दे देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पोर्शन को कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो अगर हम लोग निकाल लें तो ऑटोमेटिकली वही टेंशन की वैल्यू होगी। तो वही एक्स पॉइंट, यहां से एक्स पॉइंट पे आपको जो है वो टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है कि यहां पे ये सोचना कि देखो ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इस रॉड के छोटे छोटे पोर्शन को अगर हम गौर करेंगे तो सभी का रेडियस अलग अलग है। रॉड का हर एक पॉइंट अलग अलग रेडियाई में घूम रहा है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो इसका मतलब है कि ये रेडियस जो है वो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सबसे पहली बात है कि इस रॉड में, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप एक छोटा सा पोर्शन कट करोगे, एक बहुत छोटा सा पोर्शन जिसका लेंथ ले लो आप डी आर। कितना ले लिया हमने, डी आर। और यहां से इसका डिस्टेंस है आर। ओके, यहां से इसकी दूरी कितनी है, आर। उसके बाद हम लोग पता कर लेंगे बच्चों कि इसको कितना सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। पहले आप इस छोटे से पोर्शन पे ध्यान दो। छोटा सा पोर्शन हमने इसलिए लिया है क्योंकि सबका रेडियस वेरिएबल है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। छोटा सा पोर्शन हमने लिया है ताकि इसका रेडियस हम मान सकते हैं आर। तो इस छोटे से पोर्शन में मास भी बहुत छोटा सा होगा, दैट इज dm, ठीक है। और इसको बहुत छोटा सा सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होगा, दैट इज dfc। तो dfc इक्वल्स टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसके लिए रेडियस क्या हो गया, r। अब देखो dfc, dm की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो सीधी सी बात है, पूरे रॉड का लेंथ है l, तो l लेंथ में आपका m मास है, 1 में m अपॉन l, सो dr लेंथ, इसका लेंथ कितना है आपका dr, तो उसमें कितना हो जाएगा बच्चों, तो m अपॉन l इंटू dr। और यही आपका किसका रोल प्ले कर रहा होगा, dm का। तो बच्चों dm की जगह लिख दोगे m अपॉन l इंटू dr इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो छोटा सा सेंटीमीटर फोर्स dfc जो हो गया m ओमेगा स्क्वायर l, और ये हो गया आपका r dr। अब कहोगे इससे क्या फायदा हुआ, तो एक छोटे से पोर्शन का तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको किसका कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट P। इसको मान लेते हैं बच्चों, पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच जो भी ऐसे छोटे छोटे हिस्से कटेंगे, इन सभी को जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा वो इकट्ठा यहाँ पे टेंशन के रूप में डेवलप होगा। तो सीधी सी बात है कि हमारा अगर यहाँ पे टेंशन चाहिए तो याद रखना, 0 से x इंटीग्रेट मत कर देना, बाहर वाले को जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना से वो अंदर वाले को खींचता है। तो इसको जितना, जैसे मान लो x पॉइंट पे टेंशन पूछा, तो x पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को जितना चाहिए उतना आपको निकालना है। हालांकि मैं जो इसका देखो एग्जाम में इसको, ये क्वेश्चन चूंकि बार बार आता है, तो आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप इसके आउटकम को याद कर लो। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास में भी सॉल्व किए हुए हैं, और मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि इसके आउटकम को याद कर लोगे तो आप डायरेक्ट फटाफट एग्जाम में लिख सकते हो। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं P से Q तक के लिए हमको FC कितना लगेगा। तो P से Q तक के लिए ऐसा क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शंस को कट करेंगे P से लेके Q तक। तो उन सारे छोटे पोर्शन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स dfc होगा उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और फिर देखो इंटीग्रेशन का वैल्यू रखो यहाँ पे। तो dfc की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, r dr अपॉन l। अब इसमें m ओमेगा स्क्वायर r को बाहर निकाल लो, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर बाई l बाहर आ गया।
आर डी आर का इंटीग्रेशन आ गया आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू। और ये आर क्या है, तो ये आर है सेंटर से डिस्टेंस। तो देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे तुमको P से Q जाना है, तो यहाँ से कटिंग शुरू करोगे और Q तक कट करोगे। तो जो सबसे पहला DM कट करोगे उसकी सेंटर से दूरी कितनी है, X, और आखिरी जो कट करोगे उसकी दूरी होगी सेंटर से L। बात समझ रहे हो ना। यहाँ वाला DM का रेडियस काम करेगा X और यहाँ वाले DM का रेडियस काम कौन करेगा, L। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे बच्चों, X टू L। तो इस तरीके से अब देखो, इसको अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो m ओमेगा स्क्वायर बाई L ये बाहर में आ गया है, और 2 को भी बाहर कर लो, और ब्रैकेट में एक बार r की जगह L स्क्वायर रख दो और एक बार क्या रख दोगे, x स्क्वायर। अब देखो पहले इसको फटाफट राइट डाउन करो, ये अपना आउटकम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन किधर क्या लिखना है। जल्दी से इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने, चलो अब देखो। तो इस तरीके से अब जो मैं रिजल्ट याद करने को तुम्हें बोल रहा हूं वो है FC इक्वल्स टू क्या निकल के आया, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2L, और ब्रैकेट में क्या आया, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ना इस रिजल्ट को याद रख लो। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दरअसल ये कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन के बराबर होगा। इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई रॉड आज से अगर तुम्हें कहीं पे रोटेट होता हुआ दिखे तो उसके में जो टेंशन डेवलप होगा उसका फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है। और फॉर्मूला में कौन क्या है वो मैं बता दूं। इस फॉर्मूला में ये रहा रॉड, ठीक है, ये रॉड की टोटल लंबाई L है, और ये जो X है वो जिस पॉइंट के अबाउट इसको नचा रहे हो वहां से इसकी दूरी है, ठीक है। ये X वहां से उसकी दूरी है, और इसी पॉइंट का ये क्या है, टेंशन। कल को जो जेई एडवांस पूछा था इस पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट के लिए X की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर मान लो ये O पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है आपका, इसको P कर माना था हमने और इसको माना था Q। अगर कोई पूछेगा टेंशन एट O कितना होगा, तो टेंशन एट O तो फॉर्मूला में देखो पुट करते हैं, तो O के लिए X का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहीं पे टेंशन पूछा जा रहा है। और इस फॉर्मूला में तो अगर X की जगह 0 रख दोगे तो देखो यहाँ पे L स्क्वायर माइनस 0, तो एक कट गया, एक L कट गया, तो आंसर आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है। P पे कितना टेंशन होगा, तो P X डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए तो हमने निकाल ही रखा है। कोई पूछेगा Q पे कितना टेंशन होगा, तो Q पे कितना टेंशन होगा, तो हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। कहोगे 0 कैसे हो गया, तो देखो यहाँ X की वैल्यू Q के लिए क्या रखोगे, L, तो यहाँ L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो बच्चों टेंशन घटता चला जा रहा है, और घटना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ वाले पॉइंट को इन सभी को सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, यहाँ वाले पॉइंट को बस इतना पोर्शन को देना है, और लास्ट वाले पॉइंट के बाद तो कोई है ही नहीं, तो उसको कोई टेंशन लगेगा ही नहीं, है ना। उधर कोई है ही नहीं जिसको उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना है। तो आप ऐसे याद रखो कि जिस पॉइंट पे आपको टेंशन पूछा गया है तो उस पॉइंट पे जो टेंशन इसलिए होगा क्योंकि उसके बाद वाले को क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। एक काम करते हैं, t की जगह y मान लेते हैं, और ये m ओमेगा l सब तो कांस्टेंट है, तो इन सबको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं a, है ना, इस सबको a मान लेते हैं। l स्क्वायर भी आपका क्या है, कांस्टेंट ही है, l स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, इसको मान लो b माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। y किसको मान लिया हमने, t को। तो इस तरीके से y बराबर क्या इक्वेशन आया, ए बी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहली बात, जब x की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ देखो x की वैल्यू अगर 0 रखा था हमने,
तो टेंशन इतना निकल के आया था ओ पॉइंट पे, है ना। तो टेंशन आपका क्या आया था, मैक्सिमम। ओके, तो यहां पे टेंशन आपका आएगा कितना, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। और जब x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी, यानी x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे देखो कितना टेंशन था, तो टेंशन क्या था, 0। मतलब टेंशन की वैल्यू जो है आपका इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे ही x इक्वल टू एल होगा टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ टेंशन हो जाएगा 0। यानी टेंशन को घट के यहाँ से यहाँ तक आना है ना। x इक्वल टू 0 पे टेंशन मैक्सिमम और x इक्वल टू एल पे टेंशन 0। तो ऐसा कोई ग्राफ होना चाहिए। अब ग्राफ का शेप कैसा होगा ये तो अपने को पता चलेगा स्लोप से। तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो स्लोप के लिए आप डिफरेंशिएट कर दो, किसको, dy बाई dx को। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस y की जगह ये पूरा रखोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया a, इसका पावर आगे आ जाएगा तो 2a, और पावर में से 1 घट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि स्लोप जो निकल के आया वो -2ax आया। तो स्लोप एक तो नेगेटिव होगा और x के पे डिपेंड करेगा, यानी वेरिएबल होगा। स्लोप नेगेटिव और वेरिएबल होगा, ठीक है। मैं थोड़ा उसको ऊपर कर दूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक। या देखो क्या हो रहा है अब, ठीक। तो स्लोप एक तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव के साथ साथ x पे डिपेंड कर रहा है। और उसके बाद अगर मॉड ऑफ स्लोप देखें, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा x के साथ, तो मॉड ले लोगे तब तो सिर्फ 2ax बचेगा। तो x के बढ़ने के साथ साथ आपका स्लोप बढ़ेगा, है ना, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो देखो स्लोप होगा आपका वेरिएबल, पहली बात वेरिएबल, दूसरी बात नेगेटिव, वेरिएबल है नेगेटिव है, और इंक्रीजिंग है। तो आपको याद होगा ग्राफ पढ़ते समय हम लोग ऐसे स्लोप को जानते हैं, वेरिएबल, नेगेटिव और इंक्रीजिंग। तो ये स्लोप ऐसा ही होता था, है ना। तो हम लोग का जो यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा वाला, तो थर्ड। तो बच्चों इस तरीके से आप देखो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे, तो इसको राइट डाउन कर लो।